सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो अपना चैप्टर नंबर चल रहा था दूसरा वास्तविक संख्याएं। तो 2.1 हमने पढ़ ली थी। कल हमने 2.2 स्टार्ट की थी। अंकगणित की मूलभूत प्रमेय क्या होती है वो हमने पढ़ ली, और एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों में रिलेशन क्या होता है वो भी हमने पढ़ लिया था, और एक हमने क्वेश्चन भी किया था 2.2 का पहला क्वेश्चन। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है आपका, के पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का महत्तम समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पूर्णांकों का गुणनफल। तो पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए, इसका क्या है आपका 96 और 404। आगे बात समझ। अब देखिए तो एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका हमने 2.1 में पढ़ा था कि दो संख्याओं का आपको एचसीएफ कैसे ज्ञात करना है, लेकिन यहां पर हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों किससे ज्ञात करेंगे? अभाज्य गुणनखंड से ज्ञात करेंगे। किससे ज्ञात करेंगे? अभाज्य गुणनखंड से। अब ध्यान से देखना, तो मैसप्पे का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए। मैसप्पे आपको किस प्रकार ज्ञात करना है? उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड और न्यूनतम घात। आपको दोनों के 96 और 404 दोनों के आपको क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं। अब दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आएंगे वो आपको यहाँ पे लिखने हैं, और उन गुणनखंडों की न्यूनतम घात आपको यहाँ पे लिखनी है, और वही चीज आपकी क्या होगी? आपका मैसप्पे, उभयनिष्ठ गुणनखंड और न्यूनतम घात। आगे बात समझें। अब जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज आपको समझ आ जाएगी। लसप्पे कैसे निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है। जितने भी अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं वो सारे के सारे आपको यहां पे लिखने हैं, और अधिकतम घात यानी कि उन अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात आपको यहां पे रखनी है, और वो होगा आपका एलसीएम यानी कि लसप्पे। अब जब ये क्वेश्चन करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज क्या है। तो ध्यान से देखना। अब देखिए आपको करना क्या है, 96 और 404 का आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करने हैं, और आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। कल सूत्र लिखवाया था मैंने, अगर a और b कोई दो संख्याएं हैं तो एचसीएफ ए बी यानी ए बी का एचसीएफ इंटू ए बी का एलसीएम बराबर होता है a इंटू बी। वही चीज है ये। आगे बात समझ में। अब देखना ध्यान से। तो आंसर, तो 96 के आपको क्या करने हैं? आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, और 404 के भी क्या करने हैं? आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो 96 को आप क्या लिख सकते हो? अब देखिए यहां पे आपको सीधे अभाज्य गुणनखंड ही लिखने हैं। वो जो हम फैक्टर ट्री बनाते हैं ना, गुणनखंड वृक्ष, वो यहां पे नहीं बनाना है, आपको सीधे इसके गुणनखंड ही लिखने हैं। अब देखिए इसके गुणनखंड आप करोगे कैसे? तो 96 का गुणनखंड आप देख लीजिए किस प्रकार कर सकते हो। ये देखिए 2 से 4 है, चलिए 2 से कितनी बार गया? 48 बार। अब कितनी बार आ रहा है? 2 से कितनी बार जाएगा? 24 48 हो गया। अब ये 2 से कितनी बार? 12 दूना 24। अब ये 2 से कितनी बार? 6 दूनी 12। अब ये 2 से कितनी बार? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, 48 दूना 96। तो 96 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इंटू 3। ये आपके आ गए 96 के गुणनखंड। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 96 का गुणनखंड 2 की पावर 5 इंटू 3। ये आपका आ गया क्या? सबसे पहले 96 के गुणनखंड आ गए। क्लियर? अब देखिए अब आपको करना क्या है? अब आपको करना है 404 के गुणनखंड संख्या। ये संख्या 96 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए। संख्या 404 के
अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो 404 को आप क्या लिख सकते हो, देखिए आप चाहो इसका तरीका, ये भी एक तरीका है। 404 2 से कितनी बार जाएगा, 202, 2 से कितनी बार जाएगा, 202। अब ये फिर से 2 से हो रहा है कितनी बार, 101, 101। अब देखिए यहाँ पे ये 101 किससे कैंसिल हो रहा है, वो चीज़ देख लीजिए। 101 में किसका भाग जाता है, तो देख लीजिए आप, 17 का भी नहीं जाएगा, तो 101 क्या रहेगा, 101 ही रहेगा। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 किसी का भी भाग नहीं जा रहा है, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। कहने का मतलब क्या है, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। इसमें देख लीजिए 3 का भी नहीं जा रहा है, 3 3 9, क्या बचेगा 1, फिर नहीं जाएगा। 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जा रहा है, 9 का देख लीजिए 9 का भी नहीं जा रहा है, और 10 का भी नहीं जा रहा है। आगे बात समझ में, तो इसके गुणनखंड यहीं पे ख़त्म होते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 2 × 2 × 101, 2 × 101, तो ये क्या बन गया 404, 2 की पावर 2 × 101, 2 की पावर 2 × 101। आगे बात समझ, तो ये आपके गुणनखंड आ गए 404 के। क्लियर है। अब देखिए, अब आपको निकालना है, दोनों के गुणनखंड कर लिए, 96 का भी कर लिया, 404 का भी कर लिया। अब आपको निकालना है HCF। तो HCF, तो आप यहां पे लिख दीजिए 96 तथा 404 का HCF। तो HCF निकालने का तरीका क्या है, आपको यहां पे क्या करना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या क्या है, देखिए दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, ये इस गुणनखंड में 2 और 3 है, इस गुणनखंड में 2 और 101 है, तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, 2। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड लिख दीजिए यहाँ पे, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2। और इधर क्या था, न्यूनतम घात। अब देखिए ये जो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसकी न्यूनतम घात कौन सी है, यहाँ पर तो क्या है 2 की पावर 5 है, यहाँ पर क्या है 2 की पावर 2, तो न्यूनतम घात क्या है 2। आगे बात समझ में, अतः HCF बराबर क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2, न्यूनतम घात क्या है 2, तो HCF क्या आ जाएगा आपका 4, क्या आ जाएगा 4। तो ये आपका आ गया HCF। अब आपको क्या निकालना है, LCM, 96 तथा 404 का LCM। तो उसके लिए क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, और इधर क्या लिखेंगे, अधिकतम घात, यानी अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 96 और 404 में अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से, देखिए 2 है, 3 है, अब 2 तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया, 2 तो गुणनखंड है ही इसका अभाज्य गुणनखंड, तो 2 है, 3 है और 101 है, तो 2 है, 3 है और 101 है। अब करना क्या है, अधिकतम घात, यहाँ पे क्या है अधिकतम घात, यानी 2 की अधिकतम घात कौन सी है, ये रही यहाँ पे 5, अधिकतम घात क्या है 5, और फिर 3 की घात क्या है 1, और 101 की घात क्या है 1। आगे बात समझ में, तो अब यहां से हम आगे करते हैं, तो अब देखिए इस वाले पार्ट को मैं मिटा रहा हूं इधर से, अब देखिए अतः LCM, LCM क्या हो जाएगा आपका 2, और घात क्या है अधिकतम 5 × 3 × 101, तो ये बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 2 की पावर 5 कितनी होती है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 दूना 32, 2 की पावर 5 32, 32 × 3 कितना होता है, 3 दूनी 6, 3 3 9, 96, 96 को किससे गुणा करना है, 101 से गुणा करना है, तो 96 को 101 × 96 करना है, तो इसको आप ऐसा लिख दीजिए 9600 प्लस 96। आगे बात से इसको मैं लिख दूँ 100 + 1, तो 96 को 100 से गुणा करेंगे 9600, और 96 1 से गुणा करेंगे 96, तो क्या आ जाएगा 96 96।
आगे बात समझ में? तो ये हो गया 96, 9 6 9 6, तो ये आपका आ जाएगा LCM। तो आपका LCM कितना आ गया? 96 96। अब क्या कह रहा है वो चीज देख लीजिए। अब आपने HCF निकाल लिया, क्या आया? 4। LCM निकाल लिया, क्या आया? 96 96। नाउ अब आपको क्या सिद्ध करना है? नाउ सिद्ध करना है, यानी कि आपको सत्यापित करना है कि HCF इंटू LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल। आपको यह सिद्ध करना है कि HCF इंटू LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल। आगे बात सुनिए, तो देखिए, तो आप यहां पे HCF कितना आपका? 4 इंटू LCM कितना है? 96 96 बराबर संख्याएं क्या है? 96 इंटू 404। अब गुणा करके देख लीजिए क्या दोनों बराबर आ रहे हैं क्या पार्ट? तो 4 इंटू 96 96 कर लीजिए। 6 चौकी 24 का चौका हासिल की 2, 9 चौकी 36 और 2 38 हासिल की 3, 6 चौकी 24 और 3 27 हासिल की 2, 9 चौकी 36 और 2 38,784। अब आपको गुणा करना है 96 का 404 से, तो क्या आता है? तो देख लीजिए, 404 का 96 से गुणा करके देख लीजिए। 6 चौकी 24, 6 चौकी 24 इंटू 9 चौकी 36, 9 चौकी 36, 4 8 7 8 3 38,784 784 देख लीजिए। HCF इंटू LCM क्या आया? 38,784, और दोनों संख्याओं का गुणनफल भी क्या आया? 38,784। तो आप कह सकते हैं अतः HCF किसका? 96 404 इंटू LCM किसका? 96 404, यानी कि 96 और 404 का HCF और 96 और 404 का LCM, इन दोनों का गुणनफल बराबर क्या आएगा? 96 इंटू 404, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। यही आपको क्या करना था? सत्यापित करना था। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला ही है ये। देखिए इसका एक और कर लेते हैं। तो एक पार्ट आप करना, दूसरा, और इसका तीसरा पार्ट कर लेते हैं। मैथ्स में आपको क्या याद रखना है? आपको जितनी भी संख्याएं, चाहे 2 संख्याओं को निकालना है, चाहे 3 संख्याओं को निकालना है, आपको क्या करना है? सबसे पहले देखना उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है। उभयनिष्ठ गुणनखंड देख लिया, और अब उभयनिष्ठ गुणनखंड में सबसे कम घात वाला कौन सा है, वही आपको लेना है। आगे बात समझ में। और LCM में क्या करना है? LCM में आपको सारे अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं, जितने भी अभाज्य गुणनखंड है सारे के सारे, कि इसमें 2 3, इसमें 3 5, तो 2 3 और 5, ये हो गए सारे अभाज्य गुणनखंड। वो सारे के सारे लिखने हैं, और जो घात रखनी है वो क्या रखनी है आपको? अधिकतम घात रखनी है। कि अधिकतम कहां पर आई, वो वाली घात आपको LCM में रखनी है। तो इसका तीसरा पार्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट है 90 और 144। 90 और 144, इन दोनों का आपको क्या करना है? LCM भी ज्ञात करना है और HCF भी ज्ञात करना है, और फिर आपको सत्यापित करना है कि LCM इंटू HCF बराबर होता है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे वो देख लीजिए। क्या करना है आपको? गुणनखंड करना है। तो संख्या 90 के अभाज्य गुणनखंड, संख्या 90 के अभाज्य गुणनखंड, तो ये रही आपकी 90। तो क्या होंगे बताइए? 2 इंटू, अब देखिए 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 45 आ जाएगा। फिर किसका भाग लगेगा? 5 का, तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 9 5 45, 3 इंटू 3 देख लीजिए, ये चीज आ रहा है। तो यहां से इसके गुणनखंड क्या आएंगे? 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, वापिस करके देख लीजिए। 5 इंटू 10, 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 3 90, और ये सारी के 2 5 3 क्या सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये इसके हो गए 90 के अभाज्य गुणनखंड।
अब आपको किसके करने हैं, 144 के, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड। तो 144 को आप क्या लिख सकते हो, देखिए 2 का भाग जा रहा है, ठीक है, तो कितना बचेगा फिर देख लीजिए, 72 144 होता है। अब 72 में भी 2 का भाग जा रहा है तो 2 और लिख दिया। फिर 36 बचेगा, 36 में भी 2 का भाग जा रहा है, लिख दिया। फिर 18 बचेगा, 18 2 36, 18 में भी 2 का भाग जा रहा है, लिख दिया। फिर बचेगा 9, 3 × 3, ये होगा इसका, देख लीजिए, वापस गुना करके देख लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 3 48, 48 को 3 से गुना करके देख लीजिए। 8 3 24, 4 3 12, 13 14, 144 आ रहा है। तो ये हो गए आपके 144 के गुणनखंड। तो 144 बराबर क्या लिख सकते, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। तो ये आपका आ गया 144 का गुणनखंड। आगे बात समझे, तो गुणनखंड हमने दोनों के कर लिए। अब आपको निकालना क्या है, HCF। तो HCF किसका, 90 144 है, 90 और 144 का आपको क्या निकालना है, HCF निकालना। तो क्या करेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब देखिए दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, यानी कि वह गुणनखंड दोनों में होना चाहिए। देखिए 2 इसमें 2 इसमें भी है, तो एक तो आ गया 2, 3 इसमें 3 इसमें भी है और एक आ गया 3। क्या करना आपको, उभयनिष्ठ। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, यहाँ पे क्या करना आपको, उभयनिष्ठ, यानी जो दोनों में होना चाहिए। तो दोनों में एक तो 2 है और एक 3 है, और यहाँ पे क्या करना है, न्यूनतम घात। अब देखिए ये जो 2 गुणनखंड है इसकी न्यूनतम घात कहाँ पर, देखिए यहाँ पर तो 4 है लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 है। तो आपको क्या रखनी है, केवल 1, न्यूनतम घात 1। अब 3 की, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो दोनों ही जगह क्या है, 2 2 है, तो न्यूनतम क्या है, 2 ही है। अतः HCF क्या आ जाएगा, 2 और घात 1 इंटू 3 घात 2। तो HCF बराबर आ जाएगा आपका 2 इंटू 3 3 9, 9 दूनी 18। तो ये आपका आ गया HCF। क्या आ गया, ये HCF आ गया। क्लियर। अब आपको क्या निकालना है, LCM। LCM और निकालना किसका है, 90 और 144, 90 और 144 का LCM निकालना। तो यहां पे क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। यहां पे उभयनिष्ठ नहीं लेंगे, यहां पर क्या लेंगे, सारे ही लेंगे। इसमें कौन कौन से, इसमें कौन कौन से, अभाज्य गुणनखंड, और यहां पे अधिकतम घात। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से, 2 3 5, 2 3 और 5, यही है 2 3 5। अब अधिकतम घात, 2 की अधिकतम घात कहां पर, ये रही, तो अधिकतम घात क्या रखेंगे, 4। 3 की अधिकतम घात, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो क्या रहेगी, 2। 5 की अधिकतम घात क्या है, 1। तो अतः LCM बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, यानी कि आपका LCM आ जाएगा 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16 इंटू 9 इंटू 5। तो ये आपका आ जाएगा 9 5 45, 45 इंटू 16 कर लीजिए, 16 5 80, 16 चौक 64, 64 और 8 72, 720। ये आपका आ गया LCM। क्या आ गया, ये आपका LCM आ गया। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको सिद्ध करना है कि LCM इंटू HCF बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए, तो नाउ अब एक अलग तरीके से भी कर लेते हैं। नाउ HCF किसका, 90 144 इंटू LCM 90 144। तो ये बराबर क्या हो रहा है, देखिए HCF आपका कितना आया यहाँ पे, ये देखिए 18 इंटू
एलसीएम कितना है 720, तो ये कितना आ रहा है देख लीजिए। तो 18 को 772 से कर दीजिए गुणा, तो 0 तो आ ही जाएगा यहाँ पे। 8 दूनी 16 छक्का हासिल की 1, 8 7 56, 57 58 1 59 हासिल की 5, 7 5 12, 12,960 कितना आ गया 12,960। ये आ गया आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इसको दे दीजिए समीकरण 1 तथा अब संख्याओं का गुणन, तो संख्याओं का गुणन बराबर कितना आ जाएगा। संख्याएं कौन कौन सी है 90 और 144, तो 90 को 144 से गुणा कर दीजिए, क्या आ रहा है देखिए, तो 0 आएगा। 9 चौकी 36, 36 का छक्का हासिल की 3, 9 चौकी 36, 37 38 39 हासिल की 3, 9 3 12, 12,960। ये समीकरण दे दीजिए 2। अब समीकरण 1 व 2 से देख सकते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर किसके आ रहा है संख्याओं का गुणन। समीकरण 1 व 2 से एलसीएम किसका 90 144 इंटू एचसीएफ किसका 90 और 144 का बराबर आता है किसके संख्याओं का गुणन, संख्याओं का गुणन यानी कि 90 इंटू 144। आगे बात सुने, तो यहां से आप सिद्ध कर सकते हैं कि दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणा बराबर होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया तो अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का महत्तम समावर्तक एवं लघु समावर्तक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इन पूर्णांकों का आपको महत्तम समावर्तक, तो इसका हम कर लेते हैं, पहला ही कर लेते हैं। पहला क्या है इसका 12 15 और 21, 12 15 और 21 इन तीनों पूर्णांकों का आपको महत्तम ज्ञात करना है और एलसीएम दोनों ज्ञात करने हैं। कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसका आंसर, तो संख्या सबसे पहले 12 ले लेते हैं। संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड, तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, तो 12 को लिख दिया मैंने 2 की पावर 2 इंटू 3, ये आपका आ गया 12 का। आगे बात समझ क्लियर। समीकरण नाम देना चाहो या नहीं भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 12 का आपके पास में आ गए अभाज्य गुणनखंड। अब संख्या कौन सी 15 के अभाज्य गुणनखंड, यानी कि कोई भी संख्या के जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना तो उसमें सारी की सारी संख्या क्या आती है अभाज्य आती है। देख लीजिए 2 क्या है अभाज्य संख्या, 3 भी क्या है अभाज्य संख्या, इन्हीं को तो क्या बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, यानी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसको लिखते हैं। तो 15 है तो 15 को आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू 5। आगे बात समझे, तो 15 हो गया 3 इंटू 5, ये आपका आ गया 15 के गुणनखंड। अब संख्या कौन सी 21 के अभाज्य गुणनखंड, तो 21 को आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू 7, तो ये आपके हो गए 21 के अभाज्य गुणनखंड। आगे बात समझ में। अब आपको क्या करना है एलसीएम भी ज्ञात करना है और एचसीएफ भी ज्ञात करना है। तो एचसीएफ किसका 12 15 21, इसका मतलब क्या कोष्टक में ये चीज लिखी हुई ना, इसका मतलब है कि 12 15 और 21 इन तीनों पूर्णांकों का एचसीएफ। तो कैसे ज्ञात करेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड और इधर न्यूनतम घात। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए
उभयनिष्ठ, तीनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए। तीनों में क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ। 12 के गुणनखंड में, 15 के गुणनखंड में और 21 के गुणनखंड में। तो देखिए 2 इसमें नहीं है, तो 2 तो उभयनिष्ठ नहीं है। 3 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड एक तो है 3। न्यूनतम घात क्या है इसकी? 1 ही है। क्या है? 1 ही है। अब देखिए 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 7 इसमें है लेकिन इसमें, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? केवल आपका एक ही है। क्या है? 3। अतः HCF बराबर क्या हो जाएगा? 3 पावर 1। तो HCF कितना आ गया आपका? 3 आ गया। तो यहां से आपका इसका HCF क्या आ गया? 3। अब आपको निकालना है LCM किसका? 12, 15 और 21 का। तो LCM हम क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड, यानी सारे जो अभाज्य गुणनखंड है वो सारे लिखने हैं, और घात अधिकतम घात। तो अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से? 2, 3 तो आ गया, 5 और 7। 2, 3, 5, 7। अब अधिकतम घात, 2 की अधिकतम घात कितनी है? ये रही 2। 3 की अधिकतम घात 1, 5 की अधिकतम घात 1, 7 की अधिकतम घात 1। आगे बात समझ में? अतः LCM बराबर क्या हो जाएगा? 2 और घात क्या है? 2 इंटू 3 घात क्या है? 1 इंटू 5 की घात 1, 7 की घात 1। तो LCM बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4, 3, 5, 7। तो देख लीजिए 4 तेरी 12, 12 पानी की 60, 7 42, 420। तो ये आपका आ गया LCM। अतः पूर्णांकों कौन कौन से? 12, 15 तथा 21 के HCF तथा LCM क्रम से, HCF कितना? 3 तथा 420 है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। तो इसका एक और पार्ट कर लेते हैं। 5वां पार्ट देख लीजिए इसका। कौन सा? 5वां पार्ट। 5वां पार्ट है 40, 36 और 126। 40, 36 और 126। 40, 36 और 126, इन तीनों पूर्णांक को आप क्या निकालना है? मैसअप पे निकालना है और लेसअप पे, दोनों निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये जो संख्या है आपकी या पूर्णांक संख्या 40 का अभाज्य गुणनखंड, तो 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू, तो फिर क्या हो जाएगा? 20। 20 में भी 2 का भाग जा रहा है तो क्या हो जाएगा? 10। 10 में भी 2 का भाग जा रहा है तो क्या बचेगा? 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजा 40। तो ये हो गए 40 के अभाज्य गुणनखंड, 2 की पावर 3 इंटू 5। आगे बात समझ में? ये आ गया 40 के अभाज्य गुणनखंड। अब 36 के कर लीजिए। संख्या 36 के अभाज्य गुणनखंड, तो 36 को आप क्या लिख सकते? 2 इंटू, तो कितना हो जाएगा? 18 2 36, 18 में 2 का भाग जा रहा है। अब कितना हो जाएगा? 9 इंटू 3 इंटू 3। 2 दूनी 4, 4 तेरी 12, 12 तिया 36। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो ये आ गया 36 के अभाज्य गुणनखंड। अब आपको करने 126 के, 126 के अभाज्य गुणनखंड। तो 126 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखिए 126, हाँ, तो 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। अब 2 का भाग कितनी बार जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 63। कितना हो जाएगा? 63। 2 का भाग जब 126 में देंगे 63, 63 में अब किसका भाग जाएगा? 3 का। कितनी बार जाएगा? तो 21, 21 में भी 3 का भाग जा रहा है, कितने बार जाएगा? 7। तो ये देख लीजिए, 8 3 बितरे 6, 6 3 18, 18 इंटू 7 कितना होता है? 126। आगे बात समझ में? तो ये हो गए 126 के गुणनखंड, 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7। आप ऐसे भी देख सकते हैं, 7 3 21, 21 2 42,
कितने 63 और 63 इंटू 2 126। आगे बात समझ। तो ये हो गया 126 के गुणनखंड। अब आपको क्या करना है, HCF निकालना। HCF किसका, 40 36 126। तो कैसे निकालेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड और न्यूनतम घात। अब देखिए इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड जो तीनों में होना चाहिए, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। और 5 यहां पर है लेकिन यहां नहीं है, तो 5 तो नहीं है। 3 यहां पर है लेकिन यहां पर 3 भी नहीं है। 7 भी नहीं है, तो केवल क्या है, 2। और न्यूनतम घात, अब तीनों में देखो 2 की न्यूनतम घात क्या है, यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो न्यूनतम घात क्या हो गई, 1। अतः HCF क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1 यानी कि 2। तो ये आपका आ गया HCF। अब आपको निकालना है LCM किसका, 40 36 126 का। तो क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड और अधिकतम घात। अब अभाज्य गुणनखंड देखिए 2 है, 3 भी है और 5 भी है और 7 भी है। और अधिकतम घात, 2 की अधिकतम घात कितनी है, 3। 3 की अधिकतम घात 2, 5 की 1, 7 की 1। अतः एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8 इंटू 3 की पावर 2 9 इंटू 5 इंटू 7। आगे बात समझे। तो देखिए 8 इंटू 5 40 इंटू 9 इंटू 7 63। इसको गुणा कर लीजिए, 0 4 3 12 भी हासिल की 1 6 24 1 25 2520। ये आपका आ गया LCM। LCM कितना आ गया, 2520। तो HCF आपका आ गया 2, LCM आपका आ गया 2520। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप किताब में पढ़ना, यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किस खेल के मैदान, यानी किसी खेल के मैदान के वर्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं। यानी ये कोई वर्ताकार पथ है। आगे बात समझ में। ये कह रहा है कि रमन को 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए यहाँ पे रमन है R, तो रमन जब पूरा चक्कर लगाएगा उसको कितना मिनट लगेंगे, 18 मिनट। यानी रमन यहाँ से घूम के यहाँ आएगा तो 18 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे, 18 मिनट। जबकि इसी वर्ताकार पथ पर मैदान का एक पूरा चक्कर करने में अनुप्रिया को 12 मिनट का समय लगता है। मान ली यहाँ पर भी एक क्या अनुप्रिया भी यहीं से है, उसको कितना टाइम लगता है, 12 मिनट। यानी अनुप्रिया यहाँ से वापस घूम के यहाँ कितनी देर में आती है, 12 मिनट में। और रमन घूम के वापस कितनी देर में आता है, 18 मिनट में। आगे बात समझ। अब क्या कह रहा है कि माना कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। यानी कि अनुप्रिया और रमन दोनों यहाँ से साथ में स्टार्ट करते हैं, चलना स्टार्ट करते हैं। तो बताइए कितने समय बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कह रहा है कि ये स्टार्ट करेंगे सेम जगह से, तो दोनों कितने समय बाद में वापस यहीं पे मिलेंगे। अब देखिए अनुप्रिया 12 मिनट में चक्कर काट रही है, इसका मतलब अनुप्रिया तेज भाग रही है। और रमन 18 मिनट में काट रहा है, इसका मतलब रमन क्या कर रहा है, धीमे है। तो मान लीजिए रमन और अनुप्रिया स्टार्ट हुए, तो अनुप्रिया तो आगे निकल गई और 12 मिनट में अनुप्रिया यहाँ पे आ गई। और 12 मिनट में मान लो वो यहीं पर पहुँचा, फिर अनुप्रिया आगे निकल गई और 6 मिनट बाद में ये यहाँ पे पहुँचा 18, और ये वापस इधर आ गई। यानी कि ये 6 मिनट में वापस इधर आ जाएगी। तो ये कह रहा है कि ये वापस से दोनों एक स्थान पर कब मिलेंगे, दोनों एक स्थान पर कब मिलेंगे। तो गणित की भाषा में इनको
कि ये दोनों एक स्थान पर कब मिलेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अनुप्रिया कितना टाइम लेती है 12, रमन कितना टाइम लेता है 18, 12 और 18 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। आगे बात सुन, तो 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे, वही रिजल्ट आपका आएगा कि इतने मिनट बाद में ये दोनों आपस में एक स्थान पर मिलेंगे। तो रमन तथा अनुप्रिया दोनों वापस एक स्थान पर मिलेंगे। कब, जब हम 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। मिलेंगे, इसके लिए 12 तथा 18 का एलसीएम ज्ञात करते हैं। आगे बात समझे, अब देखिए, तो नाउ 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड तो क्या लिखूंगा मैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या, 2 की पावर 2 इंटू 3। और 18 के अभाज्य गुणनखंड, तो 18 को मैं क्या लिख दूं, 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो गए 2 इंटू 3 की पावर 2, ये हो गया 18 के अभाज्य गुणनखंड। आगे बात समझ में, अब आपको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। नाउ एलसीएम 12 और 18, तो अभाज्य गुणनखंड और अधिकतम घात, तो अभाज्य गुणनखंड 2 और 3, अधिकतम घात 2 और 2, अतः एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 3 9, बराबर कितना आ गया 36। इसका मतलब क्या है, अतः रमन तथा अनुप्रिया 36 मिनट बाद वापस एक स्थान पर मिलेंगे। कितने मिनट बाद में, 36 मिनट बाद में। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों एक स्थान पर वापस कब मिलेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे तो वापस यहीं पे कब मिलेंगे, 36 मिनट बाद में। देख लीजिए, अब देखिए 36 मिनट बाद में क्या होगा, अनुप्रिया 12 12 24, 12 36 आ गई यहां पर, और रमन 18 1 18 2 18 2 36, तो आ गया वापस इसी स्थान पर। तो 36 मिनट बाद में दोनों ये आपस में एक दूसरे से वापस उसी स्थान पर मिलेंगे जहां से वो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 4, क्वेश्चन नंबर 4। आगे बात समझ में, चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या, यानी कि हिंदी में भाग लेने वाले प्रतिभागी कितने हैं, 60, और अंग्रेजी में है 84, और गणित में भाग लेने वाले 108 विद्यार्थी। आगे बात समझ में, अब प्रश्न क्या है वो देख लीजिए कि हिंदी, अंग्रेजी और गणित में ये प्रतिभागियों की संख्या है। यदि प्रत्येक कमरे में यानी अलग अलग कमरे बने हुए हैं, यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बिठाए जाते हैं, यानी कि मान लीजिए जैसे कमरे है, अब प्रत्येक कमरे में एक ही विषय के, यानी कि इसमें अगर गणित का बैठ गया तो दूसरा नहीं बैठेगा, अगर अंग्रेजी का बैठ गया तो दूसरा नहीं बैठेगा, हिंदी का बैठ गया तो दूसरा नहीं बैठेगा, यानी कि एक कमरे में बैठेंगे एक ही सब्जेक्ट के प्रतिभागी। आगे भाई यही प्रश्न कह रहा है, ये क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए।
तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले तो हमको निर्णय लेना पड़ेगा कि एक कमरे में कितने विद्यार्थी बैठेंगे। एक कमरे में कितने विद्यार्थी बैठेंगे? मान लीजिए मैं कहता हूं कि एक कमरे में 12 विद्यार्थी बैठेंगे। 96 12, ठीक है 12 तो हो गया। मान लीजिए 12 से तो 12 5, तो इससे हिंदी के लिए कितने कमरे चाहिए? 12 5 की 60, 5, ठीक है हो रहा है। 12 7 84, 7 कमरे, इसके 7 5 12, 12 7 12 96, 12 9 तो बिल्कुल 12। अब ये आएगा कैसे, वो चीज़ देखिए ध्यान से। अगर मैं कहूँ कि एक कमरे में 30 विद्यार्थी बिठाने हैं, कितने बिठाने हैं? 30 विद्यार्थी। तो देखिए एक कमरे में 30 विद्यार्थी, तो हिंदी के मैंने 30 बिठा दिए और इधर मैंने इस कमरे में भी हिंदी के 30 बिठा दिए। तो हिंदी का तो आपका हो गया 30 30 60। लेकिन अगर मैं क्या कह रहा है, प्रत्येक कमरे में बराबर ही बिठाने, तो अब अंग्रेजी वाले बिठाएंगे, वो भी किस हिसाब से बिठाने? 30 30 के हिसाब से बिठाने। तो 30 30 60, 2 तुमने बिठा दिया। फिर अगले में क्या होगा, कितना आएंगे? केवल 24 ही आएंगे। लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक में बराबर बिठाना है। तो ये चीज गणितीय भाषा में इसको क्या कहते हैं, वो चीज देखिए। गणितीय भाषा में इसको कहते हैं कि हिंदी, अंग्रेजी और गणित के विद्यार्थी एक एक कमरे में बराबर बराबर बैठेंगे। यानी कि आपको 60 84 और 108 का क्या निकालना है? मैसअप निकालना है। तो 60 84 और 108 का मैसअप आपका आएगा लगभग 12। लगभग क्या मतलब 12 ही आएगा। क्या आएगा? 12 आएगा। तो देखिए, तो आंसर, एक कमरे में बराबर, एक कमरे में क्या कह रहा है? कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठेंगे जब 60 84 तथा 108 का मैसअप ज्ञात करेंगे। यानी कि हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के विद्यार्थी एक एक कमरे में बैठेंगे, वो भी बराबर बराबर संख्या में। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब आप 60 84 और 108 का मैसअप निकाल दो। उससे आपके पास में विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। यानी क्या आ जाएगी? आपको विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। आगे बात सुनिए। अब देखिए, नाउ अब आपको करना क्या है? 60, तो 60 के अभाज्य गुणनखंड। तो 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 30, 30 को 2 × 3 × 5, 5 × 15 35। तो 60 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 की पावर 2 × 3 × 5। अब आप 84 का अभाज्य गुणन कर लीजिए। 84 के अभाज्य गुणनखंड, तो 84 को आप क्या लिख सकते हो? 2 × तो ये कितना हो गया? 42, 42 पे 2, 1 2 42, 3 × 7, देख लीजिए 7 1 1 2 42, 2 84। तो 84 का क्या हो गया? 2 की पावर 2 × 3 × 7। ये हो गया आपका 84 का। अब आपको क्या करना है? 108 का, 108 के अभाज्य गुणनखंड। तो 108 को आपने लिख दिया 2 × ये कितना हो जाएगा? 54, 2 × 27, 3 × 3 × 3, देख लीजिए 3 3 की 9, 9 3 27, 27 2 54 और 54 2 108। तो 108 के अभाज्य गुण हो गए 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3। आगे बात समझ। अब आपको क्या निकालना है? HCF। तो HCF किसका? 60 यानी कि हिंदी के प्रतिभागी, 84 अंग्रेजी के प्रतिभागी, 108 गणित के प्रतिभागी। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड और न्यूनतम घात, तो तीनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए। 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 2 आ गया। न्यूनतम घात 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, न्यूनतम घात भी क्या है? 2 ही है। और उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3। और न्यूनतम घात इसमें 1 1, इसमें 3 है, लेकिन आपको न्यूनतम रखनी है कौन सी? 1। अब 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो केवल क्या हो गया? ये हो गया। अतः HCF बराबर क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2 × 3, 2 दूनी 4, 4 3 12। अर्थात प्रत्येक कमरे में
12 विद्यार्थी बैठेंगे। यानी कि एक कमरे में कितने विद्यार्थी बैठेंगे? 12 विद्यार्थी बैठेंगे। अब प्रश्न क्या कह रहा है? तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। अतः कमरों की न्यूनतम संख्या, कमरों की न्यूनतम संख्या। अब देखिए, एक कमरे में कितने बैठेंगे? 12 बैठेंगे। टोटल विद्यार्थी कितने आपके पास में? 60, 84 और 108। आगे बात समझ में? तो कितना हो जाएगा टोटल में? एक कमरे में बैठने वाले विद्यार्थियों का भाग दे दीजिए टोटल विद्यार्थियों में, तो आपके पास में क्या आ जाएगी? न्यूनतम कमरों की संख्या आ जाएगी। तो कुल विद्यार्थी बटा एक कमरे में बैठने वाले विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 60 प्लस 84 प्लस 108 बट्टा एक में कितने बैठेंगे? 12। तो ये बराबर कितने हो जाएंगे देख लीजिए। तो 8 4 12, 152 में 152 हो जाएगा। देख लीजिए लगभग 152 ही आ रहा है। 12 12 के 12 1 3 12 नहीं, इनका योग देखना वापस 152 आ रहा है। क्या आ रहा है? 108 प्लस 84 192 में प्लस 60 252। कितना आएगा? 252 है ना। 12 दूआ 24 और 12 के 12 1। अतः न्यूनतम कमरों की संख्या कितनी होगी? 21 होगी। यानी कितने कमरे चाहिएंगे आपको? 21 कमरे चाहिएंगे। और प्रत्येक कमरे में कितने जने बैठेंगे? 12 विद्यार्थी बैठेंगे। तो ये है आपकी प्रश्नावली 2.2। तो 2.2 के सारे क्वेश्चन हो गए। इसके बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो वापस पूछिए। धन्यवाद।